एग्जिटिंग रिफ्यूजी स्टेटस, गेटिंग बैक टू डिग्निटी। अब यहाँ पे क्या है, दो रिफ्यूजीज की बात करी गई है, एक है श्रीलंकन रिफ्यूजीज और दूसरी तरफ है तिब्बत के रिफ्यूजीज। और ये बोला गया राइटर के द्वारा कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे नीचे तो तमिल की गवर्नमेंट आ जाएगी और ऊपर तिब्बत वाले पार्ट में दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी सी करते हैं। तिब्बतन जो रिफ्यूजीज आए थे उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाते हैं, पर वहीं पे जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे सबसे पहले आएगा एलियन, और ये आपकी अखबारों में बहुत बार आते हैं। नंबर 1 इज एलियन। एलियन के बाद जो अभी आपने पढ़ा वो है रिफ्यूजीज। देन आपको कुछ मिलेंगे असाइलम सीकर, देन आएंगे इमाइग्रेंट्स, इमाइग्रेंट्स के बाद आएंगे रेजिडेंट्स, सुना है ना ये वर्ड तो, और लास्ट में आएंगे सिटीजन। सबसे पहले बात करते हैं सिटीजन की। हाँ जी, कौन होता है किसी भी कंट्री का सिटीजन? जिसे वोट करना अलाउ है, मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रखे हैं जिस कंट्री के अंदर वो रह रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो सिटीजन आप सभी को पता है, आप इंडियन सिटीजन है, वोट अलाउ है ना आपको, 18 उम्र के हो जाओगे तो आप वोटिंग कर सकते हो। पर रेजिडेंट कौन होता है? मतलब टेम्परेरी पीरियड से आया हुआ है, अभी उसको सिटीजनशिप नहीं मिली है, मे बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोल दिया अभी आपका टाइम प्रोविजन पूरा नहीं हुआ है तो हम अभी आपको सिटीजन नहीं बोल सकते। पर वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये रेजिडेंट ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिटीजन में। तो यहाँ पे वोट वगैरह अलाउड नहीं है अभी के लिए, बस वो पर्सन यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। देन आ जाओ इमाइग्रेंट्स के ऊपर। अब देखो, पढ़ाई के पर्पज से इंडिया से कोई यूएस जा रहा है, कोई इस तरफ रशिया जा रहा है, अब तो कम कर दिया है, फिर भी कोई चाइना जाता है एमबीबीएस करने, सस्ते में हो जाती है थोड़ी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, फिर कोई सिंगापुर जा रहा है, डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इंडिया से हो रही है ई माइग्रेशन। ई लग गया, ई फॉर एग्जिट, कोई अपनी कंट्री को छोड़ के गया, किसी दूसरी कंट्री में गया, तो जो पर्सन यहां से यूएस गया था वो यूएस के लिए क्या बन जाएगा? इमाइग्रेंट। वो अपना वीजा, जो भी उसका वर्क पोर्टफोलियो होगा उसको लेके गया होगा, वर्क परमिट को लेके गया होगा, तो उसे क्या बोल देंगे हम? इमाइग्रेंट। वैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन यूनियन से काफी लोग हैं जो इंडिया आते हैं पढ़ाई के पर्पज से, काम के पर्पज से, खरड़ वाली साइड जाना, अफ्रीकन आपको काफी मिलते हैं। तो कोई नाइजीरिया से आ रहा है, तो अगेन अगर ये अपना वीजा, अपना वर्क परमिट लेके आए हुए हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में क्या हो चुके हैं ये? इमाइग्रेंट। इम आई एम मतलब इन, हमारी कंट्री के अंदर वो आए। वैसे यूएस के अंदर जब कोई इंडियन गया तो इंडिया से तो चला गया, ई माइग्रेंट, ई वर्ड लगेगा, पर यूएस के लिए इन हुआ है, वहां पे वो आया है, वहां के लिए वो इमाइग्रेंट हो जाएगा। IMMG, मतलब IMM याद रख लेना बस। देन नेक्स्ट आ जो असाइलम सीकर। आपने डंकी रूट मूवी देखी है सभी ने, तो वहां पे क्या बोलते हैं वो जब फंस जाते हैं कि पुलिस के पास, जज के सामने रख दिया होता है, वो बोलते हैं कि हम अपनी कंट्री में सेफ नहीं है। पर शाहरुख खान नहीं बोलते क्योंकि वो आर्मी में हुआ करते थे, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी जो नेटिव कंट्री है जहां पे हमारा जन्म हुआ है वहां पे सेफ नहीं है। श्योरिटी नहीं है कि वो सच में सेफ नहीं है वहां पे, उन्होंने भी तो झूठ ही बोला था, सेफ तो थे, उनको तो ज्यादा पैसा कमाना था। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं दूसरी कंट्रीज को इंफीरियर दिखाने के लिए इस प्रोसीजर के ऊपर भी सिटीजनशिप दे देती हैं, जहां पे लोग असाइलम सीकिंग के लिए आते हैं। मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर सेफ नहीं थे इसलिए आपके पास शरण में आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड असाइलम सीकर। लग गया पता? पर यहाँ पे श्योरिटी नहीं थी कि उस पर्सन ने वो सच बोला है कि झूठ, बस उनको ये सुनना था। अगर मूवी आपको याद हो, बार बार यही बुलवाने की ट्राई कर रहे थे कि ये बोल कि मैं सेफ नहीं हूं, ये बोलेगा तभी सिटीजनशिप मिलने वाली है। तो इनको क्या कहते हैं हम? असाइलम सीकर। देन आते हैं रिफ्यूजीज। पहले उससे भी पहले आ जाओ एलियन। कोई पर्सन है, लेट्स से यहाँ पे इंडिया, उसकी कंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं चल रही, ना तो उसको धर्म के बेसिस पे प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो परसिक्यूशन, कुछ नहीं है उसकी कंट्री में, बस ऐसे ही आ गए इंडिया के अंदर, तो उसको एलियन बोल देते हैं। ना तो उसके पास वीजा है, ना उसके पास वर्क परमिट है, ना उसकी कंट्री के अंदर कोई लड़ाई चल रही है, वहां पे भी सेफ है, इंडिया बस आ गया ऐसे बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए हुए, तो उसके लिए हम एक ब्रॉड सी टर्म यूज करते हैं, दैट इज एलियन। अब एलियन के अंदर तो सारे आ सकते हैं ना, ये कहीं पे भी फिट हो सकता है, तो एलियन थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड आएगा। पर वहीं पे अगर रिफ्यूजी देखोगे तो इनकी कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस, डिस्टेबिलिटी आपको मिलेगी, हो सकता है यहाँ पे वॉर चल रही हो, ठीक है, नंबर 1।
दूसरा यहाँ पे हो सकता है परसिक्यूशन हुआ, यानी कि धर्म के बेसिस पे उनको प्रताड़ित किया जाता हो, या फिर हो सकता है वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो रिप्लेस कर दी है किसने, मिलिट्री रूल ने, तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री कू वहां पे लग चुका है, जैसे आपको म्यांमार मिलेगा जो ब्लैक लिस्ट में भी है FATF के। तो ये रीजन रहते हैं कोई भी पर्सन रिफ्यूजी कब बनता है, जब उसकी कंट्री में डिस्टेबिलिटी आपको मिलेगी। लग गया पता सभी के बीच का डिफरेंस? तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको सेम सी साउंड करती हैं पर उनके मीनिंग डिफरेंट है। तो दिस इज रिफ्यूजी, मतलब ये सारी कंडीशंस होंगी तभी कोई पर्सन रिफ्यूजी बनता है। सिविल वॉर हो सकती है, एनी रीजन, मतलब डिस्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस कंट्री के अंदर, ठीक है। तो अब ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा तो इसको इमाइग्रेंट थोड़ी बोल सकते, ये तो रिफ्यूजी की फॉर्म में ही जाएगा। ये असाइलम सीकिंग के लिए भी बोल सकता है, ये बोलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर हम सेफ नहीं है, तो ये अगर बोलेगा तो इसको दे देगी यूके एंड ऑल, वो सारी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, टर्म्स हैं आपके पॉलिटी के पार्ट नंबर 2 में। आप एक पॉइंट पढ़ते हो विच इज सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 11, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको बना सकते हैं। और बाकी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, तो होम अफेयर्स, ठीक है। विशाल, एलियन कुछ नहीं है, एक ब्रॉड सा वर्ड है। इसमें क्या बोला कि इसकी कंट्री में जो ये पर्सन आया एलियन, इसकी कंट्री में ये कोई भी सिनारियो नहीं था, ना तो वहां पे कोई डिस्टेबिलिटी थी वॉर के बेसिस पे, परसिक्यूशन के बेसिस से, बस ऐसे आ गया, और ऊपर से वीजा भी नहीं लेके आया, ना तो कोई वर्क परमिट लेके आया, रेंडमली आ गया इंडिया के अंदर। तो इसको किसी कैटेगरी में हम फिट नहीं करवा पाए, इसी वजह से इसको बोल दिया एलियन। तो एलियन काफी ब्रॉड वर्ड है, अगर आप इन सभी को कंपेयर करोगे तो मे बी एलियन के अंडर ये सारी टर्म्स भी फिट बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशंस देखी, उनके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर दिया। मनदीप, मैंने देखो पहले ही बोल दिया आपको ये ब्रॉड वर्ड है, अब आप अपने हिसाब से इसको फिट करते रहो जो भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है आपके पास। यस लवप्रीत, ठीक है, चलो करें शुरू इस आर्टिकल को अब। तो सबसे पहले तो दो जगहों की हम बात करने वाले हैं, मैप से ही करना है इसको भी। फर्स्ट वन इज श्रीलंका, तो बिल्कुल बॉटम में चले जाओ तमिलनाडु के इस तरफ, आप देखोगे तो श्रीलंकन पार्ट आ जाएगा। श्रीलंका का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा जाफना वाले एरिया के अंदर, तो जाफना भी न्यूज में था इसी आर्टिकल में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड जो दूसरी तरफ है वो आ जाएगा तिब्बत वाला पार्ट। तो तिब्बत से भी 1950s का टाइम था जब चाइना ने एट्रोसिटी क्रिएट करना शुरू किया तिब्बत के लोगों के ऊपर कि हटो यहाँ पे तो रिसोर्सेज ही बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक ग्लेशियर पढ़ा था चेम युंगदुंग, याद है चेम युंगदुंग ग्लेशियर? कौन सी रिवर आई थी? ब्रह्मपुत्र, जैंगपो जिसका नाम था, याद है ना, यहां से ही निकली थी और यहां से गई और अपने नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के पास एक पास था, कौन सा, योंगया पास, वहां से एंटर कर गई थी और चली गई थी। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, और तिब्बत के अंदर जितने चाइना में नहीं थे, तो चाइना ने ट्राई करा कि तिब्बत को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और आज के टाइम पे ऑक्यूपाई करा है। तभी तो सबसे पहले इंडिया के अक्साई चीन वाले पार्ट पे गए, ग्लेशियर्स वहां पे मिल जाते हैं। अगेन रिसोर्सेज का ही खेल है सारा, तभी तो चाइना यहाँ पे बैठना चाहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये तिब्बत का ही साउथ वाला पार्ट हुआ करता था, सदर्न तिब्बत बोलते हैं जिसको, तो अरुणाचल प्रदेश में आके नाम बदल रहे होते हैं। तो अब इन एरियाज के अंदर जब डिस्टर्बेंस हुई तो यहां से लोग आने शुरू हुए इंडिया के अंदर, जो कि थे तिब्बतन पीपल। और तिब्बतन्स की जो शरण मिलती है इनको इंडिया के अंदर, आप देखोगे एक ही स्टेट के अंदर नहीं है, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर है। पर जब श्रीलंका की बात देखोगे तो श्रीलंका को सिर्फ जो रिफ्यूजी हैं आपको तमिलनाडु या फिर ओडिशा के कुछ पार्ट्स में इनको रख दिया जाता है, और कैंप्स बने होते हैं इनके प्रॉपर। जबकि तिब्बतन्स रिफ्यूजी जो आए हैं इंडिया के अंदर, इनको प्रॉपर वेलफेयर स्कीम्स अलॉट करी जाएंगी। तो अब इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आई थिंक आपको लोकेशन क्लियर है। एक बार फोर्सेस बता दो यहाँ पे कौन सी आएंगी, ITBP, यहाँ पे कौन सी फोर्सेस आएंगी? ठीक है, कोस्ट गार्ड और नेवी आ जाएगी, तो दो आ जाएंगी क्योंकि ये बॉर्डर जो है इनका मैरीटाइम बॉर्डर आएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। तो श्रीलंकन रिफ्यूजी और तिब्बतन रिफ्यूजी को लेके जो इंडिया की पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी, तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल आ रखा था। सिंस 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कंपैरेटिव एनालिसिस करी थी राइटर ने। और अटेंशन गई है, अभी कुछ केसेस आए। सबसे पहले 2022 में क्या हुआ था, एक मद्रास हाई कोर्ट का केस आता है। अब ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट आ गया सबसे टॉप पे, हाई कोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं, हर एक स्टेट का या फिर दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो अपने को पता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा हाई कोर्ट।
जो भी हाई कोर्ट ने जजमेंट दी होती है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है, रद्द भी डिक्लेयर कर सकता है, हो सकता है मान भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि बाप कौन है ऊपर, सुप्रीम कोर्ट है। तो वैसे ही एक हाई कोर्ट है आपका मद्रास हाई कोर्ट, जिन्होंने एक रूलिंग दी थी 2022 के अंदर। इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर रिफ्यूजी आता है, कहाँ से, तो श्रीलंका वाली साइड से, तो उनको अगर पकड़ लिया जाता है तो उनका जो जेल का टाइम पीरियड है वो 10 साल ना रह के हो जाएगा 7 साल का। ये मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग आती है 2022 की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई नहीं किया। मतलब यहाँ पे आप क्या देखोगे, लीनियंट अप्रोच कंपैरेटिवली, रखा तो जेल में ही है पर फिर भी लीनियंट अप्रोच दिखेगी कि जो सजा थी, इंप्रिजनमेंट का टाइम पीरियड था, उसको रिड्यूस कर दिया। किसने दिया था? ये मद्रास हाई कोर्ट ने, और इसको डिनाई नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इतना याद रह जाएगा। तो यहां से एक लीनियंट अप्रोच आई। और किसके अंडर गिरफ्तारी होगी? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीएबी। अगर आप अपने पेपर में लिखते हो तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत पॉपुलर एक्ट है इंडिया के अंदर। कोई भी अगर इंसान हमारी कंट्री की, इंडिया जो ये कंट्री है, अगेन हमारी सॉवरिटी इंटेग्रिटी को हर्ट करने की ट्राई करता है तो उसको हम यूएपीए के अंडर अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये सजा हुआ करती थी 10 साल की, और अब ये रिड्यूस कर दी गई थी 22 में 7 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको एक लीनियंट स्टेप दिखेगा कि जेल का जो टाइम पीरियड था उसे हमने रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से सुनना इसको। अब सबसे पहले एक केस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था इंडिया के अंदर, जो आपने पढ़ लिया कि मद्रास हाई कोर्ट की स्टेटमेंट आई, 10 साल से 7 साल का टाइम पीरियड कर दिया, और रिटर्न कमिटमेंट भी दे दी कि जो पर्सन था ना जिसकी ये सजा, जिस टाइम पे कोई ना कोई तो अरेस्ट हुआ होगा उस टाइम पे, उसने बोला कि जैसे ही मेरे 7 साल पूरे हो जाएंगे सजा के, मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं, वो छोड़ के गया नहीं। वो बोलता मेरे कुछ पर्सनल रीजन है कि मैं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकता। ये हुई ये बात। पहले यहाँ पे कमिटमेंट दी थी कि बहुत बहुत थैंक यू आपका कि 10 साल से 7 साल रिड्यूस करी है, जैसे ही मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा मैं इंडिया छोड़ के वापस श्रीलंका चला जाऊंगा। तो ये पहला केस आया यहाँ पे। तो ये बोला, ये देखो, रिक्वेस्ट रखी कि नहीं मुझे तो इंडिया के ही अंदर रहना है। क्या रीजन थे? पर्सनल रीजन थे जो कि नहीं बताए गए। अब क्या हुआ, एक 2 जज की बेंच बैठती है, मतलब 2 जजेस बैठ जाते हैं, उसको बोल देते हैं 2 जज की बेंच। उन्होंने बोला कि इंडिया धर्मशाला नहीं है, इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला, कि हर एक रिफ्यूजी आ रहा है, हम यहाँ पे रखे जा रहे हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और मतलब फ्री शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री शेल्टर का मतलब है खाना उनको दिया जा रहा है, जिस स्टेट के अंदर वो रहेंगे वहां के रिसोर्सेज वो यूटिलाइज करेंगे। जहां पे पहले 10 लोग 10 जॉब्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे, वहां पे कॉम्पिटिशन इमर्ज कर रहा है। अब 20 लोग आ गए हैं, जॉब्स अभी भी 10 ही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आती है हमारे जजेस की तरफ से। सारे रह गए हैरान, मतलब जजेस ने रॉक कर दिया। वो क्या बोलते हैं, शॉक और रॉक पे आती है, कुछ मीम से बने होते हैं, तो वही वाला जजेस ने यहाँ पे काम किया। तो सारे इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज ने भी कंसर्न रेज करा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो एम्पैथी वाले लोग थे। अब एथिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा सिंपैथी। सिंपैथी की बात पढ़ोगे एम्पैथी, एम्पैथी के बाद कंपैशन। सिंपैथी क्या होती है? किसी को चोट लगी, आप दूर से ही हाय हाय करते रह गए, चले गए, आपने उसको हेल्प भी नहीं करी, दैट इज सिंपैथी। बस आपने कंसर्न सा शो कर दिया। एम्पैथी, आप गए वहां पे एक्चुअल में कि इसको चोट लगी है तो इसकी हेल्प वगैरह करूं, हॉस्पिटल लेके जाऊं। कंपैशन, अब आप हॉस्पिटल तो ले गए हो, आप उसके दर्द में बह गए हो कि इसको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, अब आपको फील हो रही है दर्द, दैट इज कंपैशन। ठीक है, ये हृदय की बातें होती हैं सारी, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। मतलब आप डीप होते जा रहे हो कंपैशन की तरफ पहुंचते पहुंचते। तो ये एथिक्स में आते हैं टर्म्स। तो इंडिया को बोला गया आप तो एम्पैथेटिक थे रिफ्यूजीज को लेके, अचानक से आपको क्या हुआ? देन दूसरा जो केस आता है वो है डिटेंशन का इन श्रीलंका फॉर रिटर्निंग अ रिफ्यूजी। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में एक श्रीलंकन रिफ्यूजी आया हुआ था, उसको वापस भेज दिया श्रीलंका। वहां श्रीलंका की जो नेवी थी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उसको। वो बेचारा गया कि ठीक है आप बोल रहे हो तो चला जाता हूँ वापस। वो गया वहां पे, उसको वहीं पे डिटेंशन में ले लिया। अब देखो 2 वर्ड्स आएंगे ना जब भी, डिटेंशन, ये आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे भी मिलेंगे, और दूसरा होगा अरेस्ट। डिटेंशन जो होता है ये प्रिवेंटिव होता है नेचर में। हो अब उनको भी पता नहीं था ना कि अपना ही बंदा है। थोड़ी तमिल और जो श्रीलंकन पीपल हैं उनकी सेम से लगेंगे आपको फीचर्स, तो पता नहीं चल पाता कि इंडियन है कि श्रीलंकन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वापस गया तो उनको डाउट हुआ, सस्पिशन, कि मे बी ये क्राइम कमिट करने के लिए आया हुआ है हमारी कंट्री में, तो इसको पहले ही गिरफ्तार कर लेते। तो डिटेंशन में आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया था, पर आपके ऊपर डाउट था
तो डाउट होगा तो उस केस में आप बोलोगे डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव पर्पज से लगाई जाती है कि क्राइम ना करे तो उससे आपको रोक लिया। एंड अरेस्ट कब करा जाता है? जब पक्का पता है कि क्राइम कर दिया हुआ है, अब इसको पकड़ना ही पड़ेगा, दैट इज अरेस्ट। ठीक है, तो यहां भी दूसरे केस में यही हुआ। तमिलनाडु के अंदर एक रिफ्यूजी आया था, काफी टाइम से रह रहा था, जब उसको श्रीलंका वापस भेजा तो ये जो जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी इसकी, पल्लैली एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब इतने टाइम तक ये इंडिया में रहा, डॉक्यूमेंट्स कहीं, अब जरूरी थोड़ी, आधार कार्ड थोड़ी आपकी आइडेंटिटी है, वो तो कोई भी बनवा लेता है आज के टाइम पे। तो इसके पास भी वही सीन हुआ कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, ट्रैवलिंग के भी नहीं थे, तो इस वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में तमिलनाडु की गवर्नमेंट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इस रिफ्यूजी को भेजा है हमने वापस, तो जाके उसको छोड़ा गया, छोड़ दिया था मतलब। फिर श्रीलंका की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ओहो, हमें क्या पता था कि ये तमिलनाडु में रह रहा था इतने टाइम से, इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो इस वजह से हमने इसको डिटेंशन में ले लिया हुआ था। तो ये सारा केस लिखा हुआ है। ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मेंशन कर दिया, वहां श्रीलंका की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात हुई थी। एक बॉडी याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नाम से पता लग रहा है, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज से लेके गाइडलाइंस बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको इंप्लीमेंट करवाना, वो सारा काम किसका है? UNHCR का। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा UAPA भी है कि हमारी सॉवरेंटी इंटीग्रिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, रिफ्यूजी की प्रेजेंस अगर इंडिया में देखोगे, तिब्बत वर्सेस श्रीलंकन, तो श्रीलंका के लगभग 90,000 रिफ्यूजीज आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे, जो कि सिर्फ तमिलनाडु में ही रह रहे हैं। इनसाइड और आउटसाइड कैंप्स वहां पे लगे हुए हैं। और तिब्बतन रिफ्यूजीज अगर देखोगे तो लगभग 63,170 है। नाउ ये डेटा आपके लिए काफी रेलिवेंट रहेगा अगर आपको मेंस में आंसर लिखना पड़ जाए, तो वहां पे ये डेटा आपसे पूछा जाएगा। अप्रोक्स नंबर लिख सकते हो, 63 की जगह अप्रोक्स लगा के 64 या 63,000 भी लिख सकते हो। एंड डिस्पाइट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो जैसे इनको गवर्नमेंट ट्रीट करती है, पॉलिसीज इनके कॉन्टेक्स्ट में बनाती है। नाउ ये टेबल आपको ये पूरा का पूरा आगे जो भी लिखा हुआ है वो सारा एक्सप्लेन कर देगा। पीरियड ऑफ इन्फ्लक्स, कब से ये रिफ्यूजी श्रीलंका वाली साइड से इंडिया में आने शुरू हुए? 1983 टू 2012 का पीरियड है। यहाँ पे आप लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्म के बारे में पढ़ोगे अपने IR के अंदर, तो ये पूरी बताएंगे कि कैसे कैसे लिबरेशन हुई थी। जाफना वाला एरिया देखा ना, भी वहां पे हुआ करते थे। इसके बारे में फिर वो संजीव गांधी की जो स्टोरी है उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, यहीं पे होगा वो सारा। 1983 टू 2012 ये रिफ्यूजीज आना शुरू करते हैं इंडिया की तरफ। वहीं पे तिब्बतन की अगर बात करें तो 1950s का टाइम था जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर एट्रोसिटी क्रिएट करा था। तो 1959 से ही ये किसकी तरफ आने शुरू हुए थे? इंडिया की तरफ। ये इन्फ्लक्स का हो गया। देन रिपेट्रिएशन एफर्ट, मतलब रहने की व्यवस्था एंड ऑल, वो कैसे करी गई? तो इनकी जो ऑर्गेनाइज करी गई थी वो 1995 से आज तक कंटिन्यूड ही है। और जबकि तिब्बत की देखोगे तो यहाँ पे लोकल इंटीग्रेशन ही कर दी, कैंप्स बनाने की जरूरत ही नहीं बनी, लोगों के साथ ऐसे मिक्सअप करवा दिया कि अपने ही लोग हैं, जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हुआ करते थे। देन आते हैं सेटलमेंट लोकेशन पे। ज्यादातर श्रीलंकन आपको तमिलनाडु में मेनली, और थोड़े बहुत एरियाज कैंप्स आपको ओडिशा वाले एरिया में मिलेंगे। जबकि तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। ठीक है, बुद्धिज्म काफी फ्लरिश हुआ था उनका भी, तो उस रीजन की वजह से भी हो सकता है मे बी। एंड देन आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। तो कोई भी नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं बना रखी है। और तिब्बतन के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है 2014 की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकल इंटीग्रेशन ही कर दिया, आप अपनी तरह इनको ट्रीट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। कौन देखेगी कौन सी मिनिस्ट्री? तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो सिटीजनशिप देने का भी काम करती है। पूरे टाइम से आप आए या नहीं वो सारा ये देखेंगे। वेलफेयर स्कीम्स दिए गए तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, और गलत लैंग्वेजेस कभी नहीं यूज करी गई तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, जबकि अगर वाइसा वर्सा देखें श्रीलंका के साथ, उनके साथ ये चीजें हुई हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, अब ये जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज हैं जो इंडिया के अंदर आ रखे हैं, ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यूथ भी तो है, बीटेक इन्होंने भी करी होती है, पर जब जाते हैं तो इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो जो HR के पास ये इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन सा सिटीजन, तो वहां पे लिखा होता है रिफ्यूजी। तो जो कंपनीज हैं वो भी इनको हायर करने से पीछे हट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट शो करता है कि IT कंपनीज एंड ऑल कोई भी हायर नहीं करना चाहती रिफ्यूजीज को, क्योंकि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं।
एंड देन लाइव अप टू द थीम, तो 40 इयर्स हो चुके हैं और श्रीलंकन रिफ्यूजीज आज तक इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो कंक्लूड इसको आप कर सकते हो लास्ट में। कैसे करोगे? तो आप वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जून 20 की इसकी स्पिरिट को अगर हमें और ज्यादा एनलाइटन करना है, तो रिफ्यूजीज के लिए, जैसे तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए कुछ हमने वेलफेयर स्कीम्स बना रखी है, वैसे श्रीलंकन रिफ्यूजीज के लिए भी होनी चाहिए। तो एक फ्यूचरिस्टिक सी अप्रोच आप डाल सकते हो, सॉलिडेरिटी, यूनिटी जैसे वर्ड्स यूज यहाँ पे कर सकते हो। डन। तीसरा बच गया, उसको आप एक बार रीड कर लेना, वैसे मैं करवा दूंगी उसको, ठीक है? चलिए जी, डन डन फॉर द डे।